कल्पना कीजिए एक ऐसे दौर की जहां सड़कों पर सिर्फ एक ही नाम की गूंज थी, राजेश खन्ना। एक ऐसा अभिनेता जिसे देखने के लिए लड़कियां उनकी सफेद कार को अपनी लिपस्टिक से गुलाबी कर देती थी। लोग उनकी एक मुस्कान के लिए घंटों धूप में खड़े रहते थे। 1969 से 72 के बीच राजेश खन्ना ने लगातार 15 सोलो हिट फिल्में देकर वो कीर्तिमान स्थापित किया था जिसे तोड़ना आज के सुपरस्टार्स के लिए एक ख्वाब जैसा है। लेकिन इसी चमक धमक के पीछे बॉम्बे की फिल्म सिटी के किसी कोने में एक लंबा दुबला पतला नौजवान अपनी भारी आवाज और नाकामयाब फिल्मों का बोझ लेकर भटक रहा था। लोग उसे मनुष्य कहने लगे थे। उसकी फिल्में डिब्बा में बंद हो रही थी। कोई नहीं जानता था कि 1973 की एक फिल्म इन दोनों की तकदीर को ऐसे टकराएगी कि भारतीय सिनेमा का भूगोल हमेशा के लिए बदल जाएगा। आज की कहानी सिर्फ दो कलाकारों की नहीं, बल्कि एक बादशाहत के खत्म होने और एक शहंशाह के जन्म की है। साल 1971 ऋषिकेश मुखर्जी एक फिल्म बना रहे थे, आनंद। राजेश खन्ना उस समय आसमान की ऊंचाइयों पर थे। ऋषिकेश को एक ऐसा अभिनेता चाहिए था जो आनंद यानी राजेश खन्ना के साथ स्क्रीन शेयर कर सके, लेकिन दबे नहीं। तब एंट्री हुई अमिताभ बच्चन की। अमिताभ के लिए ये करो या मरो की स्थिति थी। फिल्म में राजेश खन्ना का किरदार आनंद जिंदगी से भरपूर था, जबकि अमिताभ का किरदार डॉक्टर भास्कर गंभीर और उदास। सेट पर राजेश खन्ना का रुतबा ऐसा था कि उनके आने से सन्नाटा छा जाता था। अमिताभ एक कोने में बैठकर अपनी लाइंस याद करते थे, लेकिन जब कैमरा ऑन हुआ तो दुनिया ने कुछ अद्भुत देखा। राजेश खन्ना ने अपनी जादूगरी दिखाई, लेकिन अमिताभ की आंखों की गहराई और उनकी आवाज के भारीपन ने फिल्म समीक्षकों को मजबूर कर दिया ये कहने पर कि ये लड़का लंबी रेस का घोड़ा है। हालांकि फिल्म के हिट होने पर सारा सेहरा राजेश खन्ना के सिर बांधा। राजेश खन्ना को लगा कि उन्होंने एक और शागिर्द को रास्ता दिखा दिया, पर उन्हें क्या पता था कि यही शागिर्द उनकी सल्तनत की ईंटें हिलाने वाला है। अब कहानी में वो मोड़ आता है जिसने पर्दे के पीछे की राजनीति बदल दी। सलीम खान और जावेद अख्तर, ये वो जोड़ी थी जिसने लेखकों को सुपरस्टार बनाया। राजेश खन्ना की सबसे बड़ी हिट हाथी मेरे साथी इन्हीं की कलम से निकली थी। राजेश खन्ना की एक आदत थी, वो खुद को फिल्म से बड़ा समझने लगे थे। सलीम साहब ने एक इंटरव्यू में बताया था कि राजेश खन्ना लेखकों को वो सम्मान नहीं देते थे जिसके वो हकदार थे। वो सेट पर घंटों देरी से आते थे और स्क्रिप्ट में अपनी मर्जी से बदलाव करवाते थे। सलीम जावेद को ये बात चुभ गई। उन्होंने तय किया कि वो अब उस अभिनेता के लिए लिखेंगे जो उनके शब्दों की कद्र करे। उसी समय जंजीर की स्क्रिप्ट तैयार थी। इसे धर्मेंद्र, देव आनंद और राजकुमार जैसे दिग्गजों ने ठुकरा दिया था। सलीम जावेद को तलाश थी एक ऐसे नए चेहरे की जिसके अंदर खामोश गुस्सा भरा हो, और उनकी तलाश अमिताभ बच्चन पर जाकर रुकी। जंजीर के विजय ने अमिताभ को वो आवाज दी जिसकी तलाश उन्हें बरसों से थी। जंजीर की सफलता ने इंडस्ट्री में खलबली मचा दी, लेकिन अभी भी राजेश खन्ना का सिंहासन पूरी तरह नहीं हिला था। इसी बीच ऋषिकेश मुखर्जी ने अपनी अगली फिल्म नमक हराम की घोषणा की। उन्होंने एक बार फिर अपनी आनंद वाली जोड़ी को दोहराने का फैसला किया। फिल्म की कहानी दो दोस्तों की थी, सोमू और विक्की। राजेश खन्ना यानी सोमू और अमिताभ यानी विक्की। कहानी के अनुसार अमिताभ एक अमीर घराने का लड़का था और राजेश खन्ना उसका गरीब दोस्त, जो उसके लिए मिल में मजदूरों के बीच जाकर काम करता है। यहाँ राजेश खन्ना ने अपनी चाल चली। उन्हें पता था कि अंत में मरने वाला किरदार दर्शकों की सहानुभूति बटोरता है। उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी से जिद की कि सोमू के किरदार को मौत होनी चाहिए। उन्हें अपना वो पुराना फॉर्मूला याद था, अगर पर्दा गिरे और हीरो मर जाए तो पब्लिक रोती हुई घर जाती है और फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जाती है। नमक हराम की शूटिंग के दौरान माहौल आनंद जैसा नहीं था। अब अमिताभ जंजीर वाले सुपरस्टार बन चुके थे। सेट पर मौजूद लोग बताते हैं कि राजेश खन्ना को अब अमिताभ के साथ काम करने में असुरक्षा महसूस होने लगी थी। राजेश खन्ना अक्सर अपनी वैनिटी बैंड से देरी से निकलते थे, जबकि अमिताभ समय के पाबंद थे। अमिताभ का किरदार विक्की गुस्से से भरा हुआ था, जो उनके एंग्री यंग मैन की छवि को और मजबूत कर रहा था। वहीं राजेश खन्ना अपने पुराने रोमांटिक और इमोशनल अंदाज में ही अटके हुए थे।
फिल्म के क्लाइमैक्स में जब राजेश खन्ना का किरदार मरता है तो उन्होंने अपनी तरफ से बेहतरीन अदाकारी की। उन्हें पूरा भरोसा था कि इस फिल्म के बाद अमिताभ फिर से उनके पीछे खड़े नजर आएंगे। नवंबर 1973 लिबर्टी सिनेमा मुंबई नमक हराम का प्रीमियर चल रहा था। पूरी इंडस्ट्री वहां मौजूद थी। फिल्म खत्म हुई, लाइटें जली। ऋषिकेश मुखर्जी की नजरें राजेश खन्ना पर थी, लेकिन हॉल के अंदर जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। दर्शक राजेश खन्ना की मौत पर उतने दुखी नहीं थे जितने वो अमिताभ बच्चन के गुस्से और उनके स्क्रीन प्रेजेंस से प्रभावित थे। लोगों के बीच चर्चा राजेश खन्ना की नहीं बल्कि उस लंबी कद काठी वाले विक्की की हो रही थी। राजेश खन्ना एक पारखी इंसान थे। उन्होंने हवा का रूप पहचान लिया था। प्रीमियर के बाद राजेश खन्ना ने ऋषिकेश मुखर्जी का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, ऋषिदा, मेरा दौर खत्म हो गया। आज से ये लड़का नया सुपरस्टार है। ये कहना किसी भी अभिनेता के लिए आसान नहीं होता, खासकर उस व्यक्ति के लिए जिसने 3 साल तक भगवान की तरह पूजा जाने का अनुभव किया हो। लेकिन राजेश खन्ना ने वो सच स्वीकार कर लिया था जिसे पूरी दुनिया अगले दशक तक देखने वाली थी। नमक हराम के बाद राजेश खन्ना की फिल्में फ्लॉप होने लगी और अमिताभ बच्चन ने दीवार, शोले और डॉन के साथ बॉलीवुड पर एक छत्र राज शुरू किया। लेकिन दोस्तों, आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि वो सिर्फ 2 इंसानों की लड़ाई नहीं थी। वो बदलाव था इश्क मोहब्बत वाले सिनेमा से निकलकर हकीकत और सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाले सिनेमा का। राजेश खन्ना ने हमें सिखाया कि प्यार कैसे किया जाता है और अमिताभ बच्चन ने सिखाया कि हक के लिए लड़ा कैसे जाता है। नमक हराम वो पुल है जिसने भारतीय सिनेमा के इन 2 बड़े सितारों को जोड़ा और फिर हमेशा के लिए अलग कर दिया।